हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू लेक्चर थर्ड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। हमने प्रीवियस लेक्चर जो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के हैं उसके अंदर हमने बेसिक रिवट के बारे में पढ़ लिया कि रिवट जो हमने कल लेक्चर किया है उसके अंदर रिवट की डिटेल्स, रिवट हेड क्या होता है, उसकी शैंक क्या होती है, उसकी टेल क्या होती है, ठीक है, सब बेसिक के बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप ऑफ रिवट जॉइंट्स, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवट जॉइंट्स, कि अब रिवट को हमने प्लेट के अंदर लगाना है, ठीक है। तो दो प्लेट्स जैसे हैं, ये प्लेट 1 और प्लेट 2, इनको जोड़ेंगे कैसे, किस प्रकार से इसके अंदर रिवट लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर रिवट लगेगी, उसको कैसे उसको जॉइंट करेंगे और उस जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, फेलियर अगर हो जाए लोड ज़्यादा पड़ने से, ठीक है, शीयर फेलियर, लोड डले और रिवट टूट जाए, वैसे फेलियर ऑफ प्लेट्स, अगर प्लेट टूट जाए तो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रिवट्स, रिवट किस प्रकार से लगानी है और रिवट वैल्यू क्या होती है, आरवी, ओके। इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, कि रिवेटेड जॉइंट्स किस पर कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। रिवट की ये एक प्लेट है जैसे स्टील की, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है। हमने इसको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, अगर दो प्लेट को जोड़ना है तो, अगर 4-5 प्लेट को जोड़ना है तो, ठीक है, उस प्रकार से अलग अलग जॉइंट हैं। अगर दो को जोड़ना है तो हम बेसिकली लैप जॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। लैप जॉइंट ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर। सो एक प्लेट दूसरी प्लेट के थोड़ा ऊपर आ जाए तो उसको कवर करके हम जॉइन कर सकते हैं, किससे, रिवट से, ओके। दिस इज़ रिवट। सो ये लैप जॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट इज, दो तरह के जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, ओके। वेल्डिंग के अंदर भी ये जॉइंट्स होते हैं, तो इसी प्रकार से ही हम रिवेटिंग के अंदर करेंगे। सो लैप जॉइंट्स होते हैं इनके, द जॉइंट इन विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर, ओके। ओवरलैप, ये वर्ड याद रखना है, ओवरलैपिंग ईच अदर फॉर ए सर्टेन लेंथ इज़ नोन एज लैप जॉइंट। कुछ लेंथ तक, ये इस फिगर में आप देख सकते हो कि कुछ लेंथ तक ये दो जो प्लेट्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और फिर रिवेट जॉइंट लगा है। सो द जॉइंट मे हैव वन और मोर रोज ऑफ रिवेट, ठीक है। ये जैसे एक रो है, आपको कल बताया मैंने रिवेट लाइन, मुझे फ्रंट से तो एक दिखती है, टॉप से इसके पीछे मान लो 3 लगी हुई हैं, तो ये एक रिवेट रो है, ठीक है। रो ऑफ रिवेट कहते हैं, इसके अंदर चाहे 4 हों तो भी ये रो ऑफ रिवेट रहेगी, ओके। ये सेकंड रो बन जाएगी इसके साथ अगर 2 लगी हुई हैं तो, ओके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट मीन्स उसके अंदर 1 रो ऑफ रिवेट होगी। अगर 2 रो ऑफ रिवेट है क्वेश्चन के अंदर तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, उसकी फिगर कैसे होएगी, इस प्रकार से, ओके। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, तो ये सारे लैप जॉइंट्स हैं। मीन्स कितनी लेंथ तक, कितनी लेंथ तक ये एक्सटेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा, और कितनी थिकनेस है प्लेट्स की। सो टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट, रिवेट लैप जॉइंट उस पर डिपेंड करेगा, ओके। सो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट और लैप जॉइंट जो हैविंग ओनली 1 रो ऑफ रिवेट इज कॉल्ड सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, सी प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज कनेक्टेड विद 2 रिवेट्स एंड 6 रिवेट्स, 3 रिवेट्स इन ईच लाइन। सो सेक्शन ऑफ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब ये आप इसको ध्यान रखना ड्रॉ करते वक्त कि ये मान लो एक प्लेट है, ओके, ये ऊपर वाली यहाँ तक, ठीक है। ये नीचे दूसरी प्लेट है उसके, तो इसका ये वाला सरफेस तो हमें सॉलिड दिख रहा है, ओके। ये वाला सरफेस सॉलिड है, इसका ये वाला सरफेस सॉलिड है, और ये ऊपर है तो टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये सॉलिड दिखेगी लाइन, ठीक है। और ये वाली लाइन नीचे लुकी हुई है, इसके छुपी हुई है, तो ये डॉटेड आ जाएगी, ओके। इस बात का ध्यान रखना ड्रॉ करते वक्त। और रिवेट लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है रिवेट के सेंटर से, ठीक है, ये वाली जैसे इसमें ड्रॉ की गई है फिगर के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, उसी प्रकार से ये प्लेट की लेंथ ज़्यादा अंदर है, ठीक है, ज़्यादा ओवरलैप किया गया है, तो ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये कितनी स्ट्रेंथ चाहिए हमें, उसके हिसाब से ही हम लैप जॉइंट तय कर सकते हैं कौन सा लगेगा।
सो डीफॉर्मेशन ऑफ लैप जॉइंट, अगर लैप जॉइंट बेंड होता है तो फिर रिवेट लगी रहती है इस प्रकार से, अगर लैप जॉइंट इस प्रकार से बेंड हो सकता है। ओके, प्लेट ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये प्लेट्स बेंड होगी तो जॉइंट की डीफॉर्मेशन आ जाएगी, पर जॉइंट मजबूत रहेगा। अगर मतलब फोर्स में सेंट्रिसिटी, ठीक है, आ जाती है तो फिर ये इसमें बेंडिंग हो जाएगी। ये जो पी पुल लग रहा है, पी पुल लग रहा है, तो अगर इसके अंदर सेंट्रिसिटी आ जाती है, ये इधर उधर लोड लगना शुरू हो जाता है, तो बेंडिंग ऑफ जॉइंट्स हो सकता है। नेक्स्ट इज बट जॉइंट, ठीक है। दिस जॉइंट, ये बट जॉइंट होता है कि इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट टू प्लेट्स आर जॉइंट फेस टू फेस अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट्स। अब इस प्लेट को ओवरलैप नहीं करना है, इसके दूसरे फेस के साथ जोड़ना है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, सामने जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट। एक प्लेट ऊपर आ जाएगी, फिर इसके अंदर रिवेट लग जाएगी और इसके अंदर रिवेट लग जाएगी। तो हमें इसके अंदर तीसरी प्लेट, एक्स्ट्रा एडिशनल प्लेट्स भी चाहिए होती हैं, जिसको हम कवर प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, कवर प्लेट्स। तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कवर प्लेट प्लेस्ड ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ मेन प्लेट्स, जो दो प्लेट्स को ज्वाइन करना है, या तो अकेली टॉप में अगर लोड कम है तो, नहीं तो बॉटम में भी लोड के हिसाब से, ठीक है। सो अब सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट कैसा आएगा, तो उसको नाम क्या देंगे, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। मीन्स सिंगल रिवेटेड तो है, आपको तो 2 रिवेट दिखाई दे रही हैं इधर, बट एक प्लेट के ऊपर एक ही रिवेट है, ठीक है। इसकी रिवेट लाइन तो ऐसे ही बनेगी, सी एज भी दिखेगी इसकी, ये वाली एज भी दिखेगी, ये जो मोटी एज ऊपर की तरफ अगर टॉप सेक्शन देखेंगे तो, ठीक है, बीच में डॉटेड होगी। फिर इसके बाद ये वाली एज भी दिखेगी। इसके बाद सिंगल रिवेटेड है तो ये 3 रिवेट इधर, फिर ये 3 इधर। ओके, इस प्रकार से आपने नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लेना अपने को। सो ये सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट हो गया। ओके, तो अब सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, उसकी फिगर ऐसी होगी, क्योंकि ये वाली जो है बिल्कुल इसके नीचे आ गई लाइन, ये वाली छुपी हुई लाइन, इसके साथ हम छोटी सी डॉटेड लाइन बना देंगे इस प्रकार से। ओके, इसके साथ भी छोटी सी डॉटेड लाइन, मीन्स ये सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है। ओके, सो इसमें लोड अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो सिंगल रिवेटेड डबल कवर यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट नीचे, और डबल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट। ओके, इस बात को आप समझ लेना कि किस प्रकार से होता है। ये जो ऊपर लगी होती है ये कवर प्लेट है, और ये मेन प्लेट जिनको कनेक्ट किया गया आपस में। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लैप जॉइंट और बट जॉइंट के अंदर डिफरेंस बताओ। सो डिफरेंस क्या है लैप जॉइंट और बट जॉइंट के अंदर? मिनिमम 2 प्लेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ लैप जॉइंट। ओके, 2 प्लेट लगती है लैप जॉइंट के अंदर, बट इन बट जॉइंट मिनिमम 2 प्लेट्स विद 1 एक्स्ट्रा कवर प्लेट। कम से कम एक, मतलब ज़्यादा भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा एक कवर प्लेट लगती है। इसके अंदर नो कवर प्लेट रिक्वायर्ड, देयर फॉर लेस कॉस्टली। बट जॉइंट सिंगल और डबल कवर प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, देयर फॉर मोर कॉस्टली। एक्स्ट्रा प्लेट लेनी है, खर्चा तो एक्स्ट्रा होगा थोड़ा सा, ठीक है, सो मोर कॉस्टली। लैप जॉइंट के अंदर लैप जॉइंट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो अब एक्स्ट्रा प्लेट भी लग रही है और रिवेट भी उसकी 2 तरफ है, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर में भी और सिंगल रिवेटेड डबल कवर में भी। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, इट विल हैव गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट की। ओके, shear resisting butt joint is more strong as compared to lap joint because of extra cover plate. Shear resisting capacity of rivet in lap joint is less because rivets are in single shear. रिवर्ट सिंगल शेयर में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे फेलियर होगा तो एक लाइन में जस्ट फेलियर हो जाएगा और रिवर्ट्स प्लेट टूट, अगर मान लो इस रिवर्ट का भी फेलियर होता है, ये होल्ड करके रखेगी, ठीक है, सारा सेक्शन नहीं टूटेगा। शेयर रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्ट इन बट जॉइंट इज डबल बिकॉज रिवर्ट्स इज इन डबल शेयर। ओके, ये डबल शेयर के अंदर है, एक ये शेयर है, एक ये शेयर है, ठीक है। सो द रिवर्ट्स आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एसेंट्रिसिटी इन एडिशन टू डायरेक्ट लोड। अब ये जो लोड पड़ रहा है, ठीक है, ये लोड लाइन 1 है, ये लोड लाइन 2 है, इसका ज़्यादा जल्दी फेलियर हो सकता है। मान लो ये लोड इंक्रीज़ हो गया, देन इट विल कोज हार्म टू द रिवेट जॉइंट,
ठीक है। और ये लोड कांस्टेंट, एसेंट्रिसिटी है लोड की, लोड ऊपर नीचे पड़ रहे हैं अलग अलग पे, तो इसकी मोमेंट है जो मोमेंट P इंटू ई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स इज सेंटर, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर है लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अंदर है, तो ये लोड, ये जो इसके अंदर लोड बैलेंस होगा और जो जॉइंट है वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा लोड को, एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। लेंथ ऑफ रिवर्ट्स यूज्ड इन लैप जॉइंट इज स्मॉलर देन बट जॉइंट, ठीक है। लेंथ ऑफ रिवर्ट्स जो यूज़ की जाती है लैप जॉइंट के अंदर वो स्मॉलर होती हैं बट जॉइंट में। लेंथ ऑफ रिवर्ट यूज विल बी मोर देन डैट ऑफ लैप जॉइंट, ठीक है। अब ये रिवर्ट की लेंथ आपको मैंने बताया कि ये उसका हेड होता है, ये शैंक होता है, शैंक की लेंथ देख के ही हम जॉइंट लेते हैं। अब इसमें सिर्फ 2 प्लेट में से क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ रिवर्ट कम होएगी, ठीक है। अब इसमें 3 प्लेट में से क्रॉस करनी तो लेंथ ज़्यादा लेनी पड़ेगी थोड़ी रिवर्ट की। नेक्स्ट डिफरेंस इज नंबर ऑफ रिवर्ट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस जॉइंट आर लेस। नंबर ऑफ रिवर्ट्स जो हैं वो कम चाहिए। देखो इसमें सिंगल रिवेटेड जॉइंट के लिए 3 रिवेट चाहिए, इसके अंदर सिंगल रिवेटेड के लिए 6 रिवेट चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं कुछ। 2 प्लेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए लैप जॉइंट, ज़्यादा प्लेट चाहिए, ठीक है। कोई कवर प्लेट इसमें नहीं चाहिए, अगर उसमें चाहिए। लैप इज़ ये कम स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शेयर रेजिस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है। रिवर्ट्स आर सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स, सेंट्रिसिटी ऑफ लोड है, यहाँ पे सेंट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ रिवर्ट कम चाहिए, लेंथ ज़्यादा चाहिए इधर। नंबर ऑफ रिवर्ट्स कम चाहिए, नंबर ऑफ रिवर्ट ज़्यादा चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स आपको याद कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग रिवर्ट्स। ओके, सो चेन रिवर्टिंग, किस प्रकार से रिवर्ट्स अरेंज की जाती है। तो चेन के अंदर दिस मेथड इज ऑफ अरेंजिंग रिवर्ट्स for connecting structural members in which the rivets are provided in a pattern of making chain of rivets, ठीक है। in chain riveted joint every rivet of a row is opposite to the other rivet, ठीक है। एक चेन के अंदर एक पैरेलल लाइंस के अंदर रिवर्ट्स अरेंज की जाती हैं। ये पैरेलल, ये लाइन ऑफ रिवर्ट है ना, ठीक है। रो ऑफ रिवर्ट, पैरेलल रो ऑफ रिवर्ट्स होती हैं, उसके अंदर ये रिवर्ट्स अरेंज की जाती हैं, ठीक है, चेनिंग के अंदर। So all corresponding rows of different rows are provided in one line. The distance between two rows of river should not be less than 2d plus 6 mm, ठीक है। जो पिच दी जाती है, आपको पता है कि आपस में रिवर का जो डिस्टेंस होता है वो गेज होता है, परपेंडिकुलर टू लोड, ये गेज डिस्टेंस होता है जी। और ये 2 रिवर के बीच में आपस का डिस्टेंस होता है जो, ठीक है, पैरेलल टू लोड, वो पिच होती है। ओके, पिच इतनी दी गई है, तो कितनी होनी चाहिए, 2d plus 6 से कम नहीं होनी चाहिए। 2d मीन्स डी क्या होता है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवर्ट। डी क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवर्ट, जितना रिवर्ट का डाया ले रहे हैं 22 mm 25 mm प्लस 6, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो जिगजैग रिवर्टिंग, नेक्स्ट इज जिगजैग अरेंजमेंट। इन जिगजैग रिवर्टेड जॉइंट द रिवर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन अ स्टैगर्ड मैनर, ठीक है। स्टैगर्ड मैनर मीन्स एक पिच लाइन के लॉन्ग रिवर्ट है, ये भी एक पिच लाइन के लॉन्ग है। ओके, सो नेक्स्ट इज उसके बीच में भी एक रिवर्ट दे देने ताकि ये वाला गैप कवर हो जाए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मीन्स जिगजैग, जैसे आपने देखा होगा जिगजैग मोशन, ये वाला मोशन होता है तो जिगजैग वे में रिवर्ट्स, ठीक है। तो सारी रिवर्ट्स जिगजैग वे में। ओके, सो ये जिगजैग पैटर्न होता है ताकि जो बीच वाला है लाइन ऑफ रिवर्ट, जो बीच में खाली डिस्टेंस बचता है, ये मजबूत करने के लिए। सो ये जो अरेंजमेंट है ये ज़्यादा मजबूत होता है इस वाले से। ओके, द स्पेसिंग ऑफ रिवर्ट्स इज स्टैगर्ड इन सच ए मैनर दैट एवरी रिवर्ट इज इन द मिडल ऑफ 2 रिवर्ट्स ऑफ द ऑपोजिट रो एज शोन इन फिगर। ओके, नेक्स्ट इज डायमंड रिवर्टिंग। डायमंड प्रोसेस में ये देखो एक डायमंड शेप के अंदर आ गया। सो दिस इज़ डायमंड रिवर्टिंग। सो इसमें फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, फिर इसमें, ठीक है, राइट साइड में चौथे में 4 हैं, तीसरे थर्ड पिच लाइन में 3 है, 2 में 2 हैं, 1 में 1 है। तो इस प्रकार से डायमंड रिवर्टिंग होगी, ठीक है। ये भी बहुत मजबूत होता है। इन दिस अरेंजमेंट ऑफ रिवर्ट विच मेंबर ऑफ रिवर्ट्स इन डिफरेंट रोज डिक्रीज सक्सेसिवली, ठीक है। हर रो में सक्सेसिवली डिक्रीज करते रहते हैं मेंबर फ्रॉम द सेंटर ऑफ जॉइंट, ये सेंटर से डिक्रीज करते रहते हैं दोनों तरफ।
तो ज़रूरी नहीं 4 हो, उसके बाद 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कितना बड़ा हमारा जॉइंट है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, और सो इन दिस टाइप ऑफ रिवेटिंग ऑल द रिवर्ट्स आर अरेंज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर लाइन से सिमेट्रिकल होती हैं। ओके, सच टाइप ऑफ रिवेटिंग जनरली प्रेफर्ड वेयर विड्थ ऑफ द सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर सेक्शन की विड्थ रिस्ट्रिक्टेड है कि हमें इतने विड्थ से ज़्यादा, इतनी चौड़ाई से ज़्यादा सेक्शन यूज़ नहीं करना, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट, कि रिवेट जॉइंट का फेलियर कैसे हो जाता है। सो रिवेट जॉइंट में फेल इन फॉलोइंग मैनर लाइक फेलियर ऑफ प्लेट और फेलियर ऑफ रिवेट। दो तरह का फेलियर होता है, आपको मैंने इस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी ओवरव्यू दिया, या तो रिवेट फेल कर जाएगी या उसकी प्लेट फेल कर जाएगी। सो फेलियर ऑफ प्लेट, पहले आगे टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन रिवेट होल। अब रिवेट होल के बीच में ये एक रिवेट होल पहले किया हुआ है, इसके अंदर अभी रिवेट लगी नहीं। ओके, तो ये दूसरी प्लेट है, इसके अंदर भी रिवेट होल किया हुआ है। अब टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल के बीच में टीयर कर जाए प्लेट, तो टाइप ऑफ फेलियर अकर्स व्हेन टेंसाइल फोर्सेस इज एक्टिंग एट ए जॉइंट, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फेलियर इज आल्सो कॉल्ड टेंशन फेलियर। अब टीयरिंग फेलियर को टेंशन फेलियर भी कहा जाता है। दिस प्लेट फेल्स इन टेंशन ड्यू टू अप्लाइड लोड, ठीक है, लोड की वजह से ये टेंशन प्रोड्यूस होती है प्लेट के अंदर, तो उसके साथ ये जॉइंट जो प्लेट है फेल कर जाती है। ठीक है, व्हेन द लोड इज़ मोर देन द सेफ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब इस प्रकार से ये टीयरिंग हुई है अलोंग द जॉइंट। टू अवॉइड सच फेल टाइप ऑफ फेलियर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट नो द सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे आएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड टेंसाइल बेयरिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स, बेयरिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट्स। ओके, ये दोनों पढ़नी है ताकि ये जो जॉइंट है वो फेल ना करे, इसको बचाने के लिए। ओके, नो द सेफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड देयर फॉर द वैल्यू ऑफ अप्लाइड लोड्स मे बी लिमिटेड। ओके, सो लोड को हम लिमिट कर सकते हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इज एज फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब एज फेलियर किस प्रकार से होता है? दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली ऑकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस। जब हम अपना एज डिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करते। एज डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी रिवर्ट का उसकी कोई भी एज से डिफरेंस, ठीक है, ये वाली एज से भी डिफरेंस हो सकता है एज डिस्टेंस। तो किसी भी लास्ट रिवर्ट का जो जॉइंट जो प्लेट के लास्ट पे है, ओके, अदर देन द कनेक्टेड लेंथ लास्ट पे, उसका एज डिस्टेंस किसी भी एज से, उसको अगर वो कम दिया गया है या ज़्यादा दिया गया है, कम दिया गया हो तो जल्दी फेलियर हो जाता है प्लेट का। ओके, एज फेलियर ऑफ प्लेट्स। If the H distance is not provided as per the guidelines of IS 800-1984, ये आपका कोड है, IS कोड, ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं IS, ये नंबर लिख के 800-1984, तो आपको आपका कोड मिल जाएगा। और डाउनलोड एक PDF फाइल में हो जाएगा, उसका प्रिंट निकाल के आप रख सकते हैं। ठीक है गाइस, और डैट इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज ठीक है उसके अंदर सारे कोर्स स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, कौन सा स्टैंडर्ड किसी भी सेक्शन का होना चाहिए। So the splitting of plates will occur near the edges of rivet joint as shown in the figure. Okay. So जो splitting of plate है near the edges हो जाएगी। Next is a rivet may fail due to following reason। अब rivet कैसे fail करेगी? Failure of rivet in shearing। ठीक है, जॉइंट का फेलियर देख लिया प्लेट का। अब रिवर्ट, दिस टाइप ऑफ फेलियर जनरली ऑकर्स व्हेन रिवर्ट्स शेयर ऑफ ड्यू टू अप्लाइड लोड्स एक्सीडिंग द परमिसिबल सेफ शेयरिंग स्ट्रेंथ। ये वर्ड परमिसिबल सेफ शेयरिंग स्ट्रेंथ जब इंक्रीज कर जाती हैं तो शेयरिंग फेलियर आ जाता है रिवर्ट के अंदर। ओके, दिस टाइप ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग डायामीटर ऑफ रिवर्ट एज स्पेसिफाइड बाय 8001984। उतना ही डायामीटर लाना है रिवर्ट का जो डी है, नॉमिनल डाया, जो कोड के अकॉर्डिंग परमिसिबल हो, मीन्स वो कोड परमिट करे हमें कि इतना डाया है इस इतने स्ट्रेंथ की प्लेट का, वही हो। जैसे हमने बताया कि स्ट्रेंथ निकाल के हम उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए हम रिवर्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिवर्ट वैल्यू ये आगे पढ़ेंगे कि रिवर्ट वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिवर्ट्स कैन बी इधर इन सिंगल शेयर और इन डबल शेयर। ओके, व्हेन 2 members आर जॉइंट रिवर्ट्स विल बी इन सिंगल शेयर एंड इन केस 3 members आर जॉइंट देन रिवर्ट्स विल बी इन डबल शेयर। देखा आपने, जब 2 members जॉइंट थे इसमें लैप जॉइंट में तो सिंगल शेयर थी रिवर्ट, अब 3 members जॉइन है 1, 2 और 3 कवर प्लेट, तो रिवर्ट्स आर इन डबल शेयर। ओके, व्हेन 2 plates आर ओवरलैप्ड इन ए लैप जॉइंट, जब लैप जॉइंट में 2 प्लेट ओवरलैप होती हैं
ठीक है, इतना सिंगल शीयर। तो यहाँ से रिवेट टूट जाती है तो रिवेट फेलियर हो जाता है इनके सब बट जॉइंट। ठीक है, डबल शीयर में तो यहाँ भी फेलियर है, यहाँ भी फेलियर है, तो डबल फेलियर, डबल शीयर फेलियर। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, स्ट्रेंथ क्या होती है रिवेटेड जॉइंट की पूरे के पूरे। सो तीन तरह की स्ट्रेंथ होती है राजे। पहली होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सेकंड होती है बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, एंड थर्ड होती है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। देखो टीयर आपको पता है कि किसी चीज़ को फाड़ देना है, जैसे हम कागज़ को पकड़ के फाड़ देते हैं तो वो उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है। टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है जब टेंसाइल खिंचाव लगता है ना, कुछ टेंसाइल लोड लगता है तो तब बीच में से कुछ टीयर हो जाता है। वैसे तो अगर कागज़ को फाड़ने वाला जो एक्शन होता है वो शेयरिंग एक्शन होता है। ठीक है, अगर हम कागज़ को दोनों साइड से पकड़ के खींचें, मतलब टेंसाइल लोड लगाएं, पुल लगाएं, तो वो बीच में से फट जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होएगा उसका टेयरिंग फेलियर। जैसे हम कॉपी में से पेज फाड़ते हैं, ठीक है, तो हम खींचते हैं एक साइड से उसको, तो डैट इज़ टेयरिंग फेलियर। ठीक है, वो टीयर होता रहता है पेज, तो टेयरिंग फेलियर। अब टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी होएगी कि हमें फेल ना करे वो टेयरिंग में। नेक्स्ट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, बेयरिंग है कि हम अगर हम जैसे आप एक उसका कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि पेन, उसके ऊपर लोड डालते रहो, लोड डालते रहो तो वो बेंड होता रहेगा। ठीक है, और टूट जाएगा। अगर उसके अंदर थोड़ी इलास्टिसिटी है तो वो बेंड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे आप इरेजर ले लो, इरेजर को रखो, उसके ऊपर दबाव डालोगे अंगूठे से अपने, तो वो थोड़ा सा बेंड होता रहेगा, डैट इज बेयरिंग स्ट्रेंथ। आफ्टर डैट इट आफ्टर अगर वो रेजर लॉन्ग है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेंड डालोगे बीच में से टीयर कर जाएगा, तो वो उसका बेयरिंग फेलियर हो जाएगा। ओके, कि दबाव की वजह से, अब कंप्रेशन की वजह से जो आ रहा है फेलियर, वो बेयरिंग फेलियर है। नेक्स्ट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर। शेयरिंग मीन्स दो लोड ऑपोजिट एक्ट करें उसमें से, ठीक है, ताकि उसको वो टॉर्जन से कुछ ना कुछ मोड़ से, मीन्स घूमने से टूट जाए, वो शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ये क्लियर है। सो नेक्स्ट कंसीडरिंग पर पिच लेंथ वन पिच ऑफ द जॉइंट। ओके, पर पिच लेंथ कितनी है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवर्ट्स विच कैन बी सीन इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, ये आप देख रहे हैं कि सिंगल सेक्शन ऑफ सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट है, ये डबल रिप्टेड लैप जॉइंट है, ये सिंगल रिप्टेड बट जॉइंट है, और ये डबल रिप्टेड बट जॉइंट है। ओके, इसमें नंबर ऑफ रिवर्ट पर पिच लेंथ, एक पिच लेंथ के अंदर कितनी रिवर्ट्स हैं, पिच लेंथ ये वाली होती है, उसके अंदर दो रिवर्ट्स हैं, ये पर पिच लेंथ दो रिवर्ट्स हैं। ओके, सो सेक्शन नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ कितनी है, एक ही है, ये एक ही है। ठीक है, अलग अलग है। ओके, सो पिच कंसिडरिंग पर पिच लेंथ वन पिच पता लग गई आपको ऑफ ए जॉइंट। टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज कैलकुलेटेड, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आपके कोड में भी गिवन आएगा, पर ये फार्मूला को याद रखना है कि टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। पी टी, पी टी क्या है, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ, टी इज टीयरिंग, पी। ओके, सो पी लोड को डिनोट करता है, पिच कैपिटल पी। सो सिग्मा ए टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी। सिग्मा टी के अलोएबल सेफ टेंसाइल स्ट्रेस इन प्लेट। अब अलोएबल सेफ टेंसाइल स्ट्रेस जो प्लेट की है, जो प्लेट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो तय करते हैं। ठीक है, कि उसकी ये कितनी है, और ये आपको गिवन होगी एक टेबल के अंदर। ये टेबल आपको कल वाले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिग्मा ए टी वाला। ठीक है, इंटू पी माइनस डी। पी क्या, पिच ऑफ रिवर्ट। पिच ऑफ रिवर्ट क्या होती है, दो रिवर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ऐसे अगर हम टॉप से देखें तो ये दो रिवर्ट्स के बीच में डिस्टेंस होता है, पिच ऑफ रिवर्ट होता है, सेंटर टू सेंटर। सो नेक्स्ट इज डी इज ग्रोस डायामीटर ऑफ रिवर्ट। ग्रोस डाया का होता है स्मॉल डी, स्मॉल डी ग्रोस डाया। ये क्या होता है, कैपिटल डी होता है नॉमिनल डाया, मीन्स रिवर्ट के शैंक का डाया। ओके, ये बताया मैंने आपको कल वाले लेक्चर के अंदर, रिवर्ट के शैंक का जो डाया होता है गोलाई का, वो होता है नॉमिनल डाया, कैपिटल डी। अब ग्रोस डाया क्या होगा, उसके अंदर होल का डाया, जो प्लेट के अंदर होल किया है हमने रिवर्ट लगाने के लिए, वो प्लेट के अंदर होल का डाया ऐड हो जाएगा, मीन्स 1.5 mm ऐड हो जाएगा जब तक रिवर्ट 25 mm से कम है। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया, आप इसको याद रखना। जब तक रिवर्ट 25 mm से कम है, लेस देन 25 mm, तो रिवर्ट के डाया के अंदर कैपिटल डी के अंदर 1.5 प्लस हो जाएगा, तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। अगर ये दो प्लेट हैं और ये प्लेट थिन है, मीन्स ये इससे मोटी है तो ये इससे थिन है, तो ये वाली प्लेट का जो थिकनेस है वो लेंगे स्मॉल टी। ये मान लो 12 mm की, 10 mm की है तो 10 लेंगे। ओके,
क्योंकि पहले 10 वाली फेल करेगी, तो इसलिए थिनर प्लेट को यूज़ किया हमने। सो टीयरिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बट जॉइंट इज डिटरमाइंड बाय मेन प्लेट्स एंड नॉट बाय दी कवर प्लेट्स। ओके, मेन प्लेट्स को लेके ही बट जॉइंट यूज़ करना, स्ट्रेंथ निकालनी है अगर इन केस ऑफ बट जॉइंट। ओके, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी जॉइंट की? सो बेयरिंग स्ट्रेंथ इज एन इंटू नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ। पर पिच लेंथ मैंने पिछले केस में बता दिया कैसे नोट करते हैं पर पिच लेंथ। 1 फॉर सिंगल रिप्टेड, 2 फॉर डबल रिप्टेड लैप जॉइंट, 3 फॉर ट्रिपल रिप्टेड लैप जॉइंट। ओके, इंटू सिग्मा पी एफ। सिग्मा पी एफ के अलोएबल सेफ बेयरिंग स्ट्रेस, ये अलोएबल सेफ टेंसाइल स्ट्रेस थी सिग्मा एटी, इसमें सिग्मा पी एफ आ जाएगा अलोएबल सेफ बेयरिंग स्ट्रेस इन रिवर्ट्स, ये भी आपको दी होगी। ठीक है, उसके प्लेट के हिसाब से। डी इज ग्रोस डाया, फिर ग्रोस डाया ऑफ रिवर्ट डायमीटर ऑफ रिवर्ट होल। ओके, डायमीटर ऑफ रिवर्ट होल कितना होगा? जितनी साइज रिवर्ट है उससे 1.5 ज़्यादा। अगर 20 mm की रिवर्ट है तो 121.5। थीस थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। ओके, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट और कंबाइंड थिकनेस ऑफ 2 कवर प्लेट। अब बट जॉइंट के अंदर क्या होता है, हम मान लो ये 2 प्लेट लगी हैं, ठीक है, तो 1 2 सेम प्लेट लगती हैं तो ही ना। अगर सेम प्लेट है तो 1 2 इसकी 10 mm इसकी 10 mm है और कवर की 8 है, ठीक है, अगर नीचे भी कवर है तो इसकी 8 है। तो यहाँ तो बट जॉइंट के अंदर हमने स्मॉल टी क्या लेना है, या तो 10 mm ले लें जो इसका साइज़ है 10 mm, ये तो ये ले लें, ठीक है। नहीं तो अगर ये नहीं लेना, अगर ये से कम है, जैसे 4 और 4 की प्लेट लगी है तो 4 और 4 8 ले लेंगे। ओके, दो कवर प्लेट का डिस्टेंस। नेक्स्ट इज शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? पी एफ शेयरिंग एन इंटू टाउ वी एफ। अब शेयरिंग स्ट्रेस इन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 क्या होता है? इसका जो एरिया होता है, ठीक है, रिवर्ट एरिया, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ। ओके, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ कितनी है? 1। इन केस ऑफ डबल शेयर तो यहाँ पे एक और रिवर्ट लगी रहेगी। ओके, तो एन कितना आ जाएगा? 2। ये बात याद रखनी, एन कैसे करना है। नेक्स्ट इज, अब ये डबल कवर में देख लो। ओके, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट्स इन डबल शेयर। अब डबल शेयर के अंदर जब रिवर्ट हो, जब बट जॉइंट का केस है, ठीक है, तो डबल शेयर के अंदर सारा फॉर्मूला एन समेत 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इस केस के अंदर एन कितना आएगा? इस वाले केस के अंदर देखो एन कितना आएगा? एन 1 आएगा। ओके, एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये नंबर ऑफ रिवर्ट पर पिच लेंथ कितनी? 1, पर ये केस डबल शेयर का है। ओके, डबल शेयर तो 2 से मल्टीप्लाई पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ वाला। ओके, एन इंटू टाउ वी एफ वो इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। शेयर स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर एन कितना आएगा? 1। कंसिडरिंग फुल विड्थ ऑफ जॉइंट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी हो जाएगी? सिग्मा 80 इंटू बी माइनस एन डी इंटू टी। इसमें हमने की थी सिग्मा 80 इंटू पी माइनस डी इंटू टी। अब फुल जॉइंट अगर हम देखें, पूरा जॉइंट, वो तो एक थी ना, एक का था, ठीक है, फ्रंट से हमने ली थी अगर टीयरिंग स्ट्रेंथ, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी हो जाएगी इसके अंदर? सिग्मा 80 बी माइनस एन डी इंटू टी। अगर काफ़ी सारी रिवर्ट टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई हैं तो भी बी इज विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है, माइनस एन इज नंबर ऑफ रिवर्ट्स इन फुल विड्थ ऑफ जॉइंट प्लेट। ओके, कितनी जॉइंट प्लेट के अंदर फुल रिवर्ट्स लगी हुई हैं? टोटल 3 लगी हैं, तो 3 आ जाएगा फुल विड्थ ऑफ जॉइंट प्लेट। नेक्स्ट डी इज ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवर्ट, टी इज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, सेम फॉर्मूला। ओके, ये भी याद रखना है। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना आ जाएगा? एन इंटू टाउ वी एफ इन पाई डी स्क्वायर। डबल शेयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना आ जाएगा? फिर एन इंटू एन नंबर ऑफ रिवर्ट्स पर पिच लेंथ, सिग्मा पी एफ अलाउेबल बेयरिंग स्ट्रेस इंटू डी इंटू टी। डी क्या हो जाएगा? ग्रोस डायमीटर, आपको पता है कि 1.5 ऐड करके नॉमिनल डायम है, कैपिटल डी के अंदर 1.5 ऐड करेंगे। एंड टी क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। ओके, आप इस लेक्चर को पॉज करके फिर देख सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं पॉज करके, दोबारा जब मर्जी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको देखना है। नेक्स्ट इज रिवर्ट वैल्यू, ये लास्ट टॉपिक है, रिवर्ट वैल्यू। सो रिवर्ट वैल्यू पहले पढ़ो, जरूरी बहुत है। रिवर्ट वैल्यू, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम सेफ फोर्स वन रिवर्ट कैन विथस्टैंड। मैक्सिमम सेफ फोर्स जो एक रिवर्ट विथस्टैंड कर सकती है, सह सकती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट इन शेयरिंग एंड बेयरिंग इज कैलकुलेटेड एंड द लेसर वैल्यू इज देन टेकन एज रिवर्ट वैल्यू। ओके, शेयरिंग में कैलकुलेट कर लो सेम, बिना इनके टाउ वी एफ लगा के पाई डी स्क्वायर बाई 4,
एंड बेयरिंग में कैलकुलेट करो सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी बिना एन के, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट करो, जो लेसर वैल्यू आएगी इन दोनों में से कम, रिवर्ट वैल्यू इज लीस्ट ऑफ 1 and 2, ओके। जो लेसर वैल्यू आएगी डबल कवर में डबल शेयर के अंदर डबल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। और सिंगल केस के अंदर टाउ वी एफ पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसमें निकलो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्ट सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी, देखो ये वाली फॉर्म सिग्मा पी एफ इंटू डी इंटू टी। सो ये आप इन दोनों में से मान लो इसकी 12700 है, इसकी 15 है, तो 12700 वाली वैल्यू आंसर आ जाएगा, ओके। तो एफिशिएंसी कितनी होती है रिवर्ट जॉइंट की? एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ईटा से डिनोट करते हैं इसको, ईटा। सो पी माइनस डी बाई पी इंटू 100, ओके। पिच ऑफ रिवर्ट पी डी ग्रोस डाया, मान लो पिच 60 है, ग्रोस डाया 20 है, बाय 60 इंटू 100, ओके। सो इस प्रकार से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी रिवर्ट्स की, इंटू 100 करके परसेंटेज में आ जाएगी, ओके। मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड व्हेन द नंबर ऑफ होल्स आर मिनिमम एट द क्रिटिकल वीकेस्ट सेक्शन। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी जब क्रिटिकल सेक्शन जो है प्लेट का टूटने वाला, वहाँ पे होल्स कम होंगे, तो ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स watching this lecture, and we'll come up shortly with next lecture. Thank you.